morning students, how are you? As we were doing our first chapter in civics, Indian Constitution. So in our last video we had discussed about the constitution, what is the requirement of constitution and some important dates regarding Indian Constitution. Now today we will start the next part of this chapter, that is key features of Indian Constitution. So before starting the key features of Indian Constitution, I would like to tell you something, some important things also, or the difficulties which come into the way of making the Constitution of India. तो क्या डिफिकल्टीज थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत बहुत सी प्रोविंसेस में बटा हुआ था। भारत में हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो एक हमारे सामने एक समस्या थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को, सभी प्रोविंसेस को मिलाकर, सभी स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, उनको सभी को मिलाकर एक साथ इकट्ठा करके सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो सभी के लिए फायदेमंद हो और भारत के विकास को एक नई रास्ता प्रदान करे। तो इस चीज के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठा हुई और इन्होंने, कोई एक आदमी, दो आदमी या 5 इंसान इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल नहीं थे, बल्कि पूरे 300 से ज्यादा जो उस समय पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट का निर्माण किया है। सभी की अलग अलग जिम्मेवारियां थी। पूरे 3 साल तक लगभग इस पर काम किया गया। बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े गए। पूरे देश के, जो अपने देश में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे बातें की गई। हर एक जाति, धर्म, हर एक कोने कोने के हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया और इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ की फीचर्स हैं। वो की फीचर्स क्या हैं? जो कि एक बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो की फीचर्स क्या हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। So today we will discuss about the two important key features of Indian Constitution. One is federalism and second one is parliamentary form of government. So first of all is federalism. फेडरलिज्म का क्या मतलब है? फेडरलिज्म का मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो फेडरलिज्म का मतलब है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? अभी फिलहाल इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और आप लोग देखते होंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये तो होते हैं सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे आप लोग देखते होंगे मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होता है, या कई मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के साथ जो कि अलग अलग काम करते हैं। एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, हर जगह से चुने जाते हैं और जाकर कहाँ, पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे हितों के लिए आवाज उठाते हैं और कानून बनाते हैं। फेडरलिज्म के अंदर क्या आता है? फेडरलिज्म के अंदर आता है आपका कि भारत के अंदर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट मीन्स इट हैज अ गवर्नमेंट इन सेंटर एंड अ गवर्नमेंट इन स्टेट लेवल ऑल्सो। और दोनों ही तरह की गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कुछ अधिकार दिए हैं। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि सेंटर के ये अधिकार हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंटर का अधिकार होता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेट अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों हुई? स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो लोग हैं, आम जनता है, उनके ज़्यादा करीब होती है, तो वो उनकी समस्याओं को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं और उनसे रिलेटेड कानून अपने लेवल पर बना सकते हैं। तो इसलिए भारत के अंदर तो एक जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया गया, जिससे सेंटर को कुछ अधिकार दिए गए और स्टेट्स को कुछ अधिकार दिए गए। कई देशों में, जैसे हम यदि डेफिनेशन देखते हैं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म क्या है? द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट भी होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम या यूनिटरी गवर्नमेंट। कई देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और भी कई देश हैं जिनके अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है या यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी अधिकार होते हैं
वो सिर्फ सेंटर के पास होते हैं, और जो स्टेट्स में जो काम करने वाले जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी सेंटर ही मनोनीत करता है या उनको सेलेक्ट करता है, और जब दिल करे उनको हटा सकता है यदि उसका काम उनको पसंद नहीं आया तो ये होती है आपका यूनिटरी सिस्टम। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर स्टेट्स के चुनाव अलग होते हैं और सेंटर के चुनाव अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन स्टेट के और सेंटर के इलेक्शंस जो कि अलग अलग होते हैं। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, ऑल पावर्स आर विद यूनियन। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे की फीचर्स को। हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें हम इनको एक एक की फीचर्स को विस्तार से पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की फीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, संसदीय कार्य प्रणाली या संसदीय कानून व्यवस्था। संसद क्या होती है, आप लोग जानते हो संसद, जहां पर कि कभी संसद की कार्रवाई आप लोगों ने देखी होगी टीवी के ऊपर, कि जहां जो एमएलए होते हैं और एमपीज होते हैं वो वहां पर बहस करते हैं, किसी मुद्दे के ऊपर कोई कानून पास किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है संसदीय कार्य प्रणाली। संसदीय कार्य प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर पीपल। मतलब जो आम जनता है उसको इस तरह से अधिकार दिए गए हैं कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव एक चुने, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट विल बी अकाउंटेबल फॉर दोज पीपल। अब ये जो शब्द है दे आर अकाउंटेबल फॉर पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने हैं, जो एमएलए हमने चुने हैं, ठीक है, उनका वो क्या है, हमारे अधिकारों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि कोई इस तरह का काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, तो लोग क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके घरों के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे हमारी बात को आगे पहुंचाते हैं और उस पर जो है एक नया कानून बनाया जाता है या उसका कुछ सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है कि जो आम जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में जाकर हम लोगों की आवाज़ें हमारे फायदे के लिए जो भी जरूरी है वो कानून बनाते हैं, जिससे कि आम जनता का भला होता है। अच्छा, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है हमारे सामने, क्या, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोग 8th क्लास में हैं, आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल होगी। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे रिप्रेजेंटेटिव अपना बना सकता हूँ। तो हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक व्यवस्था की गई है कि सभी आम नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। उस वोट देने के अधिकार को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और जैसा आप देख रहे हो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब उसके लिए एक उम्र सीमा, एक आयु सीमा निर्धारित की गई है, जो कि हमारे देश में क्या है कि एक 18 साल का जो वयस्क है वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था जो दी गई है वो ये है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भी चुन सकता है, और वो खुद भी जो रिप्रेजेंटेटिव वाले जो इलेक्शंस है उसके अंदर अपने आप को भी शामिल कर सकता है, या खुद भी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है लोगों का और उनकी समस्याओं को आगे लेके जा सकता है। तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो इसमें जो चुनाव की जो वोट डालने की जो मिनिमम एज है वो क्या है, 18 ईयर्स। तो जब आप लोग 18 साल के हो जाओगे तो आपके पास भी अधिकार होगा कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप किस व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हो। So students, that's all for today. In our next video, we will study about the other key features of Indian Constitution, और इसको आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है उसको अपनी नोटबुक में कीजिए और मेरे पास उसकी जो क्लिक्स हैं उसको भेजिए ताकि मैं आपकी नोटबुक्स चेक कर सकूं ऑनलाइन। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।